हेलो दोस्तों। तो इस सेशन में हम जानेंगे आईपीसी की धारा 410 से 414 के बारे में। 410 से 414 तक चुराई हुई संपत्ति के बारे में बताया गया है और उसकी अलग अलग पनिशमेंट क्या हो सकती है इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे धारा 410 के बारे में। तो दोस्तों धारा 410 चुराई हुई संपत्ति के बारे में बताता है कि चुराई हुई संपत्ति क्या क्या हो सकती है। तो हम जानेंगे कि वो कौन सी संपत्ति हो सकती है जो चुराई हुई संपत्ति कही जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला पॉइंट, ऐसी संपत्ति जिसका चोरी द्वारा या लूट द्वारा या उद्यापन के द्वारा अंतरण किया गया हो, परिवर्तित किया गया हो या कन्वर्ट किया गया हो, ऐसी संपत्ति चुराई हुई संपत्ति कही जाएगी। दूसरा पॉइंट देखेंगे। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट में आता है ऐसी संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया हो। तीसरा पॉइंट देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा गया है जो इसके अंतर्गत किए गए काम या चुराई हुई संपत्ति कही जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है जिसका चोरी द्वारा, लूट द्वारा या उद्यापन के द्वारा अंतरण किया गया हो, कन्वर्ट किया गया हो, ऐसी संपत्ति चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत आएगी या चुराई हुई संपत्ति कही जाएगी। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे जिसका ऐसी संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया हो। और तीसरा पॉइंट जिसके बारे में आपराधिक न्यासभंग किया गया हो। आपराधिक न्यासभंग क्या होता है, आपराधिक दुर्विनियोग क्या होता है संपत्ति के संबंध में, चोरी किस धारा में है, उद्यापन क्या होता है और लूट क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में विस्तार से बताया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और इसके बारे में विस्तार से उस वीडियो में समझाया है मैंने और उम्मीद है कि बहुत आसानी से आप लोग समझ पाएंगे जो मैंने बताया है। तो अब हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि वो कौन सी संपत्ति चुराई हुई संपत्ति कही जाएगी या चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत आएगी। अब हम जानेंगे कि जो भी व्यक्ति अपराध करता है इन धाराओं के अंतर्गत उसकी पनिशमेंट क्या होगी और देखेंगे कि धारा 411 में क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है। तो दोस्तों पिछली धारा यानी 410 में हमने जाना कि चुराई हुई संपत्ति क्या हो सकती है। अब हम जानेंगे धारा 411 के बारे में कि कोई भी व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति को जब बेईमानी से प्राप्त करता है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट पे गौर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट, संपत्ति चुराई हुई होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जानते हुए और विश्वास करने का कारण रखते हुए कोई भी व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा तो उसकी इस धारा में क्या पनिशमेंट होगी हम ये भी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ किसी भी व्यक्ति को जब यह पता होता है या जानता है या विश्वास करता है, विश्वास करने का उसके पास उचित कारण है, रीजन है कि ऐसी संपत्ति चुराई हुई हो सकती है या चुराई हुई है, उसके बाद और जानते हुए उसे विश्वास भी है, जान भी रहा है कि ऐसी संपत्ति चुराई हुई है या यह व्यक्ति चोरी का सामान लिया है, उसके बावजूद भी बेईमानी से प्राप्त करता है तो इस धारा के अंतर्गत पनिश्ड किया जाएगा। तो दोस्तों इस धारा के अंतर्गत अपराध करने वाले अभियुक्त को जो कोई भी चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या करता है तो इस धारा के अंतर्गत उसको
कारावास जो किसी भी भांति का हो सकता है, सादा कारावास और कठोर कारावास। तो दोस्तों थोड़ा सा हम ये बताना चाहते हैं कि सादा कारावास क्या होता है और कठिन कारावास या कठोर कारावास क्या होता है। सादा कारावास जब किसी व्यक्ति को दी जाती है तो उसमें उस व्यक्ति को काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा दी गई है तो उसको कारावास के दौरान काम करना अनिवार्य होता है, वह काम करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस धारा के अंतर्गत कारावास जो किसी भी भांति का, सादा कारावास भी हो सकता है और कठोर कारावास भी हो सकता है, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे धारा 412 के बारे में। तो दोस्तों धारा 412 ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती में चुराई गई है। धारा 410 में हमने पढ़ा कि चुराई हुई संपत्ति क्या हो सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा धारा 411 में कि चुराई हुई संपत्ति को रखने वाला या बेईमानी से प्राप्त करने वाला, अंतरित करने वाला या कन्वर्ट करने वाला, उसकी पनिशमेंट क्या हो सकती है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे डकैती द्वारा चुराई गई संपत्ति के बारे में। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट पे हम गौर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि पनिशमेंट क्या हो सकती है। तो दोस्तों पहला पॉइंट यहाँ पे यह है, कोई भी व्यक्ति डकैती द्वारा चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा। और दूसरा पॉइंट है कि जानते हुए कि ऐसी संपत्ति डकैती द्वारा अंतरित की गई है। और यह विश्वास करने का कारण रखते हुए, जानते हुए कि ऐसी संपत्ति डकैती के द्वारा, डकैती के बारे में धारा 391 में बताया गया है। पिछली वीडियोज में मैंने डकैती के बारे में भी विस्तार से बताया है, तो वीडियो आप जब देखेंगे तो उसमें बहुत आसानी से मैंने समझाया है कि डकैती क्या है और डकैती की पनिशमेंट क्या है। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति जानते हुए कि ऐसी संपत्ति डकैती के द्वारा अंतरित की गई है तब भी रखेगा। और तीसरा पॉइंट यहाँ देखेंगे, तो दोस्तों जो कोई भी व्यक्ति डकैती के द्वारा चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा और जानते हुए कि ऐसी संपत्ति डकैती के द्वारा अंतरित की गई है और यह जानते हुए कि वह व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति डाकुओं की टोली का है या रहा है, तब भी बेईमानी से उस संपत्ति को रखेगा, प्राप्त करेगा, तो इस धारा के अंतर्गत, धारा 412 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अब हम जानेंगे कि इसकी पनिशमेंट क्या है। तो दोस्तों जो कोई भी व्यक्ति अभियोग 412, धारा 412 के अंतर्गत अपराध करता है, डकैती के द्वारा या डकैती में चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत
पनिश्ड किया जाएगा। तो देखेंगे कि इस धारा के अंतर्गत क्या पनिशमेंट है। तो दोस्तों आजीवन कारावास या कठोर कारावास तो इस धारा के अंतर्गत अपराध करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास तक की भी सजा हो सकती है, या कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों आजीवन कारावास या कठोर कारावास जिसकी अवधि ड्यूरेशन 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो धारा 413 हमें यह बताता है कि चुराई हुई संपत्ति का कोई भी व्यक्ति अभ्यासतः व्यापार करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या हो सकती है। तो जो कोई भी जानते हुए या विश्वास करते हुए कि ऐसी संपत्ति चुराई हुई है दूसरा पॉइंट है अभ्यासता व्यवहार करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट पे हम गौर करेंगे। पहला पॉइंट है कोई भी ऐसा व्यक्ति जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसी संपत्ति चुराई हुई है, यह सब जानते हुए भली भांति अवगत होते हुए भी किसी संपत्ति का अभ्यासता कंटिन्यूअसली व्यवहार करेगा, यानी व्यापार करेगा, खरीदेगा, बेचेगा या किसी भी अन्य तरह से कन्वर्ट करेगा, परिवर्तित करेगा, एक्सचेंज करेगा। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त माना जाएगा। तो इस धारा के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति को क्या सजा हो सकती है, हम ये भी जानेंगे। तो दोस्तों इस धारा के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास या कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासता यानी उसका चोरी के सामान को खरीदना और बेचने का काम ही है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा चोर बाजार। तो ज़्यादातर ऐसे बाजारों में चोरी का सामान खरीदा जाता है या बेचा जाता है, कुछ भी हो, या कोई भी व्यक्ति है जो चोरी का सामान खरीदता है और बेचता है तो इस धारा के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा, अभियुक्त माना जाएगा। तो इस धारा के अंतर्गत उसको आजीवन कारावास की सजा या कठोर कारावास जिसकी अवधि ड्यूरेशन 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम जानेंगे धारा 414 के बारे में। तो दोस्तों अब हम जानेंगे धारा 414 के बारे में। तो दोस्तों चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना, धारा 414 के बारे में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति को किसी भी प्रकार से छुपाने में या इधर उधर करने में सहायता करता है तो उसकी पनिशमेंट
क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट पर गौर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि देखेंगे पनिशमेंट क्या होगी। जो कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में या इधर उधर करने में सहायता करता है। दूसरा पॉइंट, जानते हुए कि ऐसी संपत्ति चुराई हुई है। तो कोई भी व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत जब अपराध करता है या किसी चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करता है या इधर उधर करने में सहायता करता है या किसी अन्य रूप में बदलने में या कन्वर्ट करने में सहायता करता है, और यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति चुराई हुई है, तो दोस्तों ऐसा करने वाला व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत अपराध करता है। तो हम देखेंगे कि इसकी पनिशमेंट क्या हो सकती है। तो दोस्तों, कारावास जो किसी भी भांति का हो सकता है, सादा कारावास या कठोर कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है, 3 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, जो कोई भी व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत अपराध करता है, 414 के अंतर्गत अपराध करता है, किसी चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में, इधर उधर करने में, एक्सचेंज करने में या किसी अन्य तरीके से किसी अन्य रूप में बदलने में सहायता करता है, तो इस धारा के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा, अभियुक्त माना जाएगा, और ऐसा करने वाले अभियुक्त को कारावास जो किसी भी भांति का हो सकता है, सादा कारावास या कठोर कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, या दोनों से, कारावास और जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।